बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, यह हमारा चैप्टर हो चुका है और हमने अपने कुछ सेशन प्रश्न उत्तर के भी कर लिए, लेकिन थोड़े से और प्रश्न उत्तर हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दांत काटने के ब्रश का हैंडल और शुक ब्रिस्टल का एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो जो आपका जो ब्रश का हैंडल है और जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं, हिंदी में उसको शुक कहते हैं लेकिन हम लोग ब्रिस्टल्स ज्यादा इसको यूज करते हैं, ये एक ही पदार्थ के होने चाहिए। क्या सोचते हैं? नहीं ना? क्यों? क्या रीजन है? एक सिंपल, पहले ऐसे ही आंसर पढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं। हमें जब अब ब्रश करना होता है तो हम सबसे पहले जब ब्रश लेते हैं मार्केट में, हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो उसके ब्रिस्टल्स है वो सॉफ्ट है या नहीं है। नहीं तो अगर हार्ड होंगे तो क्या होगा? हमारे मसूड़े छिलेंगे। तो बस यही हमें उत्तर में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। दांत साफ करने के ब्रश के ब्रिस्टल को नरम सामग्री से बनाया जाना चाहिए ताकि ये मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए। और हैंडल जो है वो एक कठोर होना चाहिए, जैसे हम उसको एक मजबूती से पकड़ सके। और पता चला अगर हैंडल मुड़ रहा है तो क्या हम ब्रश कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ब्रिस्टल नायलॉन फाइबर से बने होते हैं जो मजबूत, लोचदार, चमकदार, हल्के वजन और संभालने में आसान होते हैं। और वो जो उसका हैंडल होता है, मीन्स जिसको पकड़ के हम ब्रश करते हैं, वो एक कठोर प्लास्टिक से बना होता है, क्योंकि वो हमें क्या चाहिए? मजबूत, टिकाऊ और गर्मी का कुचालक होना चाहिए। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो देखें तो आपके एक हिंट मिल गया ना, जो मैं आपसे बता रही हूँ कि आपका ये जब प्लास्टिक हम कितने प्रकार से यूज करते हैं। अब प्लास्टिक से बनी चीजों पे आपके विभिन्न प्रश्न बन सकते हैं। तो आप मेन ये याद रखें कि कौन सा प्लास्टिक का एक वो कठोर भी होता है, वो थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को नहीं ट्रांसफर करते हैं। और बस फिर आप अपने आंसर लिख सकते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो ये जो है हमारा, प्लास्टिक से के उपयोग से बचिए। तो एक प्रश्न आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के प्रदूषण को हम कैसे बचा सकते हैं। सेम बात आ गई ना। तो पहले आंसर पढ़ते हैं, फिर और चीजें डिस्कस करते हैं। आजकल प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, फिर भी हमें जहां तक संभव हो उससे बचना चाहिए। और उसका कारण क्या है? प्लास्टिक अपघटित होने में बहुत समय लेते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। शहरों में अक्सर जानवर कचरे में मौजूद प्लास्टिक खा लेते हैं और उनके पाचन तंत्र को खराब कर देता है। और यही होता है कि उनका मृत्यु का कारण भी वो बन जाते हैं। ये मृत्यु में आदत आएगा, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग वो हो गया। तो ये इनके मृत्यु का कारण हो जाता है। मिट्टी में बचे प्लास्टिक के कारण, मिट्टी में बचे प्लास्टिक के कारण मृदा प्रदूषण होता है। क्योंकि क्या है, मिट्टी में प्लास्टिक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको समझा रही हूँ। और तो अब वो क्या है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, वो अब एक खाद्य रूप में नहीं बदल रहा है। सो जब वो एक मिट्टी के अंदर मिक्स है, तो ये समझ लीजिए कि जितने आपका मिट्टी है उस पे अगर प्लास्टिक कवर है, तो जितने पर वो उसने मिट्टी को कवर करा है, तो उतने एरिया की मिट्टी क्या पानी को अवशोषित कर पाएगी? नहीं नहीं। और पानी का अवशोषण नहीं होगा तो क्या जो उस पे पौधा लगा है वो उसको पानी मिल पाएगा? नहीं। अगर वो जो जल है, पानी है, अगर वो वृक्ष के जो है या कोई पौधा है उसके जड़ें नहीं अवशोषित कर रही हैं, उसके स्टेम में नहीं जा रहा है, तो क्या वो जो पौधा है वो एक डेवलप हो पाएगा? नहीं।
तो ये देखिए पूरा एक साइकिल है। तो कुछ हमारे ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो अगर हम कहें हमें एक अपनी कॉमन सेंस से उसके आंसर देने होंगे, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे मृदा प्रदूषण हो सकता है प्लास्टिक के कारण। तो यहाँ मैंने इसलिए आपको समझाया थोड़ा। जल निकायों में निकले प्लास्टिक के थैले जलीय जीवन के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। ये मैंने आपके सेशन में भी इसको बताया था, क्योंकि अगेन जो उसमें ऑक्सीजन है वो एक कम मिलेगी, और फिर वही जो उनका अवशोषण की क्रिया चल रही है वो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। प्लास्टिक की थैलियां नालियों और सीवेज पाइपों को बंद कर देते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। अक्सर होता होगा आपके घर के आसपास, आप किसी को बुला के अपने नालियां वो साफ करवाते होंगे, और जब हम उसे क्लीन करते हैं तो देखते हैं कितना प्लास्टिक निकल रहा है। और अगर आप ऐसे कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपकी नदियां हैं या समुद्र है, तो आप देखते हैं ना कितना प्लास्टिक हमारा उसमें पड़ा होता है, और इससे ही हमारा एक जल प्रदूषण होता है। तो हमें इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके एटलीस्ट हम अपने हाथों से नालियों में, कोई जो एक वाटर सोर्स है वहां पर, या कहीं ऐसी सड़कों पे हम प्लास्टिक को नहीं फेंकें, उनको एक प्रॉपर वे में ही थ्रो करें। अब ये जो आपका प्रश्न है इसमें हमें मैचिंग करनी है कॉलम ए और कॉलम बी की। तो चलिए देखते हैं पॉलिएस्टर किसके साथ करेंगे। ऐसे में तो आपको थोड़ा गैस करना पड़ेगा। तो पॉलिएस्टर हम करेंगे, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। टेफ्लॉन ये किसके साथ करेंगे, क्या होता है इससे? ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। और आप नॉन स्टिक लाएंगे उसमें आप देखेंगे टेफ्लॉन कवरिंग लिखा होता है। रेयॉन ये तो बहुत आसान हो गया, है या नहीं है? ये काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, और इसको हम सिंथेटिक फाइबर भी नहीं बोलते हैं। और नायलॉन ये आ गया पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे मैचिंग का प्रश्न हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, संश्लेषण रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। तो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण ये वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक है। वो किस प्रकार है? तो संश्लेषित रेशा मानव निर्मित रेशा है। ये रेशे पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई या जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होती है, और हम संश्लेषित रेशों का उपयोग करके अपने प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण कर सकते हैं। कैसे पाते हैं ये हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है इसका कैसे? क्योंकि हमारे अगर पेड़ की कटाई नहीं होगी तो वो वातावरण में एक शुद्ध हवा देते रहेंगे। और जैसा हमने जानवरों को मारने की बात करी, तो जो सिल्क इंडस्ट्री है ये एक टाइप से अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जो कोकून होता है, आपने पढ़ा जरूर होगा, जब हम सिल्क वो थ्रेड निकालते हैं कोकून से, तो हम उनको बहुत एक या तो भाप में रखते हैं या धूप में रखते हैं। तो क्या उनके अंदर जो एक उनका जो जीव जो डेवलप हो रहा होता है, तो वो एक देखें तो वो सरवाइव नहीं करता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जानवरों को मारने की एक प्रक्रिया से जरा हम प्रिवेंट होते हैं। और प्लस हम इस प्रकार से देखें तो, और जो हमारे और कुछ जो हमारे फाइबर्स जो हमें मिलते हैं, जैसे हम अ, ये जो पेड़ों से की छालों से, या और सबसे जो हम एक फाइबर लेकर अपना कुछ एक बनाते हैं नेचुरल वे में, तो वो उसके कारण पेड़ भी नहीं कटेंगे। इसलिए संश्लेषण रेशों का निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में मदद कर रहा है। लेकिन हम ये भी देखते हैं ये जो संश्लेषण रेशे हैं ये पर्यावरण को दूसरे प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। तो अच्छा ये होगा अगर हम बैलेंस बना के चलें, कि थोड़ा सा हमारा एक संश्लेषण रेशो का प्रयोग करें और थोड़ा सा नेचुरल जो हमारे जो फाइबर्स मिल रहे हैं उनका प्रयोग करें, तो हमारा एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं ये प्रदर्शित करते हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक।
थर्मोप्लास्टिक, अगर इसका उत्तर अगर हम देखें, थर्मोप्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा लें और इसे विद्युत परिपथ में जोड़ दें। परिपथ में थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा जोड़ने पर जो आपका जो एक सर्किट बना है, परिपथ बना है, उसमें हम देखेंगे जो धारा प्रवाह है, जो करंट बह रहा है, वो रुक जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रदर्शित करते हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? ये आप छोटा कोई टुकड़ा लीजिए और आप एक विद्युत परिपथ बना लीजिए, मीन्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लीजिए और उसमें उसको बीच में जोड़ दीजिए। तो आप ये देखेंगे परिपथ में ये थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा जोड़ने पर परिपथ जो है, जो इसका जो सर्किट हमने बनाया है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो रुक जाता है और जो बल्ब जो पहले एक जल रहा था वो अब जलना बंद हो जाएगा। जबकि थर्मोप्लास्टिक के स्थान पर विद्युत चालक का टुकड़ा अगर हम लगाएंगे तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम ये निष्कर्ष एक निकाल सकते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक है। और इसको हम दूसरे या एक एक्सपेरिमेंट है, एक तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, देखिए ये रिस्की नहीं है। नहीं तो आप अगर एक करंट को अगर आप कहें कि हम ऐसा आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लिखिएगा कि अगर हम ये प्लास्टिक की कवरिंग को अगर निकाल दें और तार को छुएं हमें करंट लगेगा, लेकिन वो रिस्की है। तो हमें हमेशा क्रियाकलाप ऐसा बताना चाहिए जिससे हमें कोई भी प्रकार की हानि नहीं हो। तो इसलिए जब आप उत्तर लिखें और ऐसा कोई क्रियाकलाप बताना हो तो वो एक रेलिवेंट हो, वो ही बताइएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, सर्किट एक वो करा है। तो जैसे आप सर्किट करते हैं कि एक आप सेल लीजिए और उसके वो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल लेकर उसको बल्ब से आप जोड़ दीजिए। तो जब आप करंट उसमें से फ्लो होगा तो आपका बल्ब जलेगा। लेकिन इसी में अगर आप कुछ ऐसा थर्मोप्लास्टिक कुछ रख देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये एक आपका क्रियाकलाप से रिलेटेड प्रश्न था। तो आज हम लोगों ने थोड़े से और प्रश्न उत्तर देखे और देखा कि थोड़ा सा ये जरूरी नहीं है कि जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, जो उदाहरण पढ़े हैं, उसी पे प्रश्न बने। थोड़े से क्रियाकलाप भी ऐसे पूछे जा सकते हैं या और वे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जो कॉमन चीज देखी है विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, या हमने सिंथेटिक रेशो के बारे में बात करी है और उनकी हमें क्वालिटीज मालूम है कि कौन में एक कौन पानी को ज्यादा अवशोषित कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन अपने में से ऊष्मा को एक उसका संवहन करता है, कौन नहीं करता है। बस इसी बेस पर लेकर आपके कोई भी प्रश्न बन सकते हैं। तो मेन उनके कैरेक्टर्स याद रखें, फिर तो आप अपने उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये सेशन भी कंप्लीट हो रहा है और ये चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगले सेशन में हम जो आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर है वो लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। तो जितना पढ़ रहे हैं आप रिवाइज करते जाएं, समझते जाएं और कोई भी प्रश्न ऐप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में एक नए पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। बाय।